गरीबी में पैदा हुआ हाई स्कूल स्टूडेंट फुटारो, मासूम सीधा इंट्रोवर्ट जिसका कोई दोस्त नहीं। जहां आगे चल के उसकी लाइफ में एडवेंचर आता है क्योंकि अब उसका काम है कि वो 5 जुड़वा बहनों को ट्यूशन पढ़ाए। और मजा तब आने लगा जब वो उन 5 सुंदर बहनों से प्यार कर बैठा। कहानी शुरू होती है एक शादीशुदा जोड़े से, जहां दूल्हा अपनी जिंदगी के 5 साल पीछे आ चुका है और स्कूल की कैंटीन में खड़ा होकर अपने खाने का प्राइस सोचता है। सस्ता खाना उठाते ही वो अपनी सीट पे जाता है और जाते वक्त उसके आसपास के लोग उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। वैसे तो अपना मेन कैरेक्टर टॉपर है, लेकिन बेचारे के कोई दोस्त नहीं। वैसे मेरा भी कोई दोस्त नहीं है, प्लीज कमेंट कर दो अगर तुम मेरे दोस्त हो तो। खैर आगे अपना हीरो जैसे ही टेबल पे बैठता है वो देखता है कि एक और सुंदर लड़की उस टेबल पर आ चुकी है और कुछ वक्त बाद ही हम देखते हैं कि वो दोनों प्यार से बैठे हैं। आसपास के लोग हैरान हैं कि फुटारो के साथ कोई लड़की कैसे बैठ सकती है। इधर हमें दिखाया जाता है कि कैसे उन दोनों की बहस छिड़ी और अब वो दोनों यहाँ बैठे हुए हैं। इधर ये लड़की शर्म से पूरी लाल हो चुकी है। जहाँ तभी वो लड़की के बजट को देखकर हैरान था। वो देखता है कि उसने इतना महंगा खाना मंगाया है और हाँ, इस लड़की ने अपने लिए सबसे महंगा मील ऑर्डर किया था। इधर वो देखती है कि अपना फुटारो खाते वक्त भी पढ़ाई कर रहा है और ऐसा लोग तभी करते हैं जब उनके बहुत कम नंबर आते हैं। जहाँ जैसे ही वो अपने हीरो की मार्कशीट देखती है वो हैरान हो चुकी थी क्योंकि अपना हीरो एक टॉपर है और उसके फुल आउट ऑफ फुल आए थे। वो शर्माती है, उसको लगता है कि इतना घमंडी कैसे है, इतने ज्यादा नंबरों के बावजूद भी यहाँ पढ़ रहा है। आगे वो अपने हीरो से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसको भी पढ़ा दे, लेकिन हीरो उसकी बात टालता हुआ आगे निकल जाता है। जाते वक्त वो अपने हीरो को ऑफर करती है कि मैं अपना खाना तुम्हारे साथ शेयर करूंगी। वही हीरो उसको कहता है कि भाई तुम्हारा खाना तुम्हें ही मुबारक, बस ज्यादा खाकर मोटी मत हो जाना। इधर इस लड़की का चेहरा लाल हो चुका था और वही अपने हीरो को उसकी बहन का कॉल आता है। वॉशरूम में बैठकर वो अपनी बहन से बात करता है, जहाँ उसकी बहन बताती है कि उसके फादर ने उसके लिए एक बहुत बढ़िया जॉब चुनी है, जहाँ उसको उसी की क्लास की एक लड़की को पढ़ाना होगा और बदले में उसको 5 गुना ज्यादा तनख्वाह मिलेगी और इतने पैसों से वो भरपेट खाना भी खाएगा। ये बात सुन के अपना हीरो बहुत एक्साइटेड होता है और उस काम के लिए वो रेडी था। इधर हमें दिखाया जाता है कि वही लड़की अपने हीरो की क्लास में है। ये एक ट्रांसफर स्टूडेंट है और इसका नाम इत्सुकी है। ये एक शॉकिंग मोमेंट था अपने फुटारो के लिए, जहाँ वो सोचता है कि वो इत्सुकी से बात करे, लेकिन पुरानी लड़ाई के चलते वो उसको इग्नोर करती है। कुछ वक्त बाद वो लोग उसी कैफेटेरिया में आते हैं, जहाँ हीरो यही सोचता है कि उसको किसी भी हालत में इससे दोस्ती वापस करनी होगी। आगे फुटारो हैरान था। वो देखता है कि इतने कम टाइम में ही इसके इतने दोस्त बन गए। तभी वहाँ एक लड़की आती है। वो अपने हीरो से कहती है कि क्या तुम इस लड़की को प्यार करते हो। अपना हीरो तो मना ही करता है, लेकिन वही थोड़ी चालाक निकलती है और वो कहती है कि ठीक है, मैं उस लड़की को जाकर सब बता रही हूँ। फुटारो शर्माते हुए उसको रोकता है और कहता है कि प्लीज किसी को मत बताना। जहाँ ये भी समझ चुकी थी कि फुटारो के दिल में घंटी बज चुकी है और उसको कहती है कि घबराओ मत, मुझे अपनी बड़ी बहन की तरह ही समझो। इधर अपना फुटारो टेबल में बैठ यही सोचता है कि ये उसके साथ क्या हो रहा है कि तभी उसके सामने एक लड़की उसके हूबहू क्लोज आ चुकी थी, जिसे देखकर वो वापस थोड़ा घबरा जाता है। लड़की उससे पूछती है कि तुम्हारा टेस्ट पेपर कौन सा है, ये 0 वाला या ये 100 वाला। हीरो पूछता है कि तुम्हारे पास मेरा टेस्ट पेपर कैसे आया। इधर फुटारो के वहाँ से चलते ही ये लड़की 24 घंटे अपने फुटारो के पीछे ही चलती है। अपना हीरो जहाँ जाता वहीं ये उसके पीछे चली आती। लिमिट क्रॉस होते ही हीरो इस बारे में उस लड़की से पूछता है, जहाँ वो बताती है कि फुटारो के पास उसका टेस्ट पेपर है और फुटारो ने उसको थैंक यू भी नहीं बोला। ये सुनते ही फुटारो उसको पेपर दे कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारे 0 नंबर आए हैं। अगले सीन में हम अपने कैरेक्टर फुटारो को एक बैनर के पीछे छुपा देखते हैं, जो कि बाहर इत्सुकी और उसकी दोस्त पे नजर रखता है। जहाँ कुछ वक्त बाद ही इत्सुकी अपनी दोस्त के साथ चली गई थी, लेकिन वहाँ पे जो लड़की बची थी वो अपने हीरो के पास आती है। लड़की पास आकर फुटारो से कहती है कि तुम ये सब गलत कर रहे हो और तभी वो पुलिस को कॉल मिलाती है। ये सब देख अपना फुटारो चाहता है कि वो पुलिस को कॉल ना करे क्योंकि वो इत्सुकी की क्लास का ही ये क्लासमेट है। जहाँ आगे वो बताता है कि ये लड़की अपनी दोस्त को इस बारे में ना बताए। इधर ये लड़की अपने हीरो की बात मान कहती है कि वो सभी लड़कियां मेरी दोस्त नहीं है। आगे अपना फुटारो ट्यूशन पढ़ाने के लिए एक बड़ी बिल्डिंग में जाता है, जहाँ एक अनोइंग लड़की उसके पीछे पड़ जाती है। वो लड़की उसको बहुत परेशान करती है और उससे पूछती है कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। अपना फुटारो परेशान होकर उसको झूठ कहता है कि वो इधर ही रहता है। तभी ये लड़की आकर कहती है कि ये झूठ बोल रहा है, ये यहाँ नहीं रहता। ये सुनते ही अपना फुटारो भागते हुए आगे जाता है। उसको इत्सुकी दिखाई देती है, लेकिन तब तक लिफ्ट बंद हो चुकी थी और फिर वो सीढ़ियों के इस्तेमाल से चलता हुआ 30वें फ्लोर तक जाता है। पहुँचते ही इत्सुकी उससे कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, मेरा पीछा मत करो, यहाँ
यहाँ से चले जाओ, मेरे ट्यूटर बस आने ही वाले हैं। फुतारो थक चुका था और हाफते हुए उसको कहता है कि वही उसका ट्यूटर है। ये सुनते ही सबसे पहले तो अपनी इत्सुकी को एक धक्का लगता है। इत्सुकी कहती है कि तुम तो मेरे साथ ही पढ़ते हो, तुम क्या ही मुझे पढ़ाओगे। फुतारो गुस्से में उसके पास आ उसको कहता है कि मैं कभी गिव अप नहीं करता। और तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे इत्सुकी की दोस्त भी आ चुकी थी, जहाँ सभी लड़कियाँ फुतारो को देख कहती हैं कि ये अजीब आदमी यहाँ क्या कर रहा है। आगे अपनी इत्सुकी फुतारो को बताती है कि ये मेरी दोस्त नहीं, ये मेरी बहनें हैं। और ये सुनते ही अपने भाई का दिमाग बंद हो चुका था। आगे उसको और बात पता चलती है कि ये बहनें ही नहीं, ये सब जुड़वा बहनें हैं। कुछ वक्त बाद ही अपना हीरो अपने आप को उन सभी से इंट्रोड्यूस करता है और तभी वो चिल्लाता है कि यहाँ पे कोई लड़की क्यों नहीं है। तभी यहाँ पे लड़की आती है, ये अपना नाम योत्सुबा बताती है, जहाँ वो दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि उन सभी लड़कियों को यहाँ पे लाया जाए। आगे पहले वो इत्सुकी के पास जाते हैं, जहाँ इत्सुकी उनको साफ मना करती है। पहले रिजेक्शन के बाद ही अपना हीरो फिर मीकू के पास जाता है, जहाँ मीकू उसको बताती है कि तुमसे अच्छा ट्यूटर यहाँ पे होगा ही। फुतारो को नाराज देखकर योत्सुबा उसको नीनो के पास लेकर जाती है, जहाँ तभी इनको पता चलता है कि नीनो तो अभी सो रही है, तो उसको परेशान करना समझदारी की बात नहीं होगी। इधर तभी वो लोग इचिका के रूम में जाते हैं, जहाँ अभी सो के ही उठी थी। उसको देख फुतारो कहता है कि जल्दी रेडी हो जाओ, पढ़ने का वक्त हो चुका है। जहाँ उसका कमरा काफी बुरी हालत में था और उसकी स्टडी टेबल पे बस मेकअप किट सी पड़ी थी। इधर फिर आगे अपना हीरो जाता है, जहाँ उसको मीको मिलती है, जहाँ मीको बताती है कि जब से फुतारो यहाँ आया है उसको अपनी रेड जैकेट नहीं मिल रही और उसका सारा शक अपने हीरो की ओर था। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि ये जैकेट नीनो ने पहनी है और उसने सबके लिए कुकीज भी बनाई है। सब साथ में कुकीज तो खा रहे थे, जिसे देखकर अपना हीरो सोचता है कि तुम्हें पढ़ाया जाए, लेकिन कोई भी अपने हीरो की बातों को सीरियसली नहीं लेता। इधर फुतारो नीनो की हाथ की बनी कुकीज खाता है, जहाँ नीनो उसको कहती है कि तुम्हें घर चले जाना चाहिए। और नीनो की ये बातें सुनकर अपना हीरो सहम सा गया था। इधर अपना हीरो बेहोशी की हालत में कहीं सो रहा था, जहाँ हमें पता चलता है कि वो एक गाड़ी में सो रहा है और उसकी गाड़ी उसके घर के पास आ चुकी है। उस कैब का बिल बहुत ज्यादा बन चुका है, जो कि इत्सुकी पे करती है और फिर उसको वहाँ छोड़ कहती है कि अगली बार से मेरे पास मत आना। हीरो भी कहता है कि वो कभी हार नहीं मानेगा। इधर एक छोटी सी प्यारी परी आती है, जो कि अपने फुतारो की बहन थी। वो आते ही क्यूट सी स्माइल बनाकर रोने लगती है और वो चाहती थी कि इत्सुकी उनके घर पे आकर खाना खाए। और बस होना क्या था, उसकी क्यूट सी फेस में अपनी इत्सुकी पिघल जाती है। हंसी मजाक करने के बाद वो वहाँ खाने बैठते हैं कि तभी फुतारो की बहन उससे पूछती है कि आज का दिन कैसा रहा। वेल ये बातें सुन के दोनों ही हैरान हो जाते हैं, जहाँ इत्सुकी के बोलने से पहले ही अपना फुतारो कहता है कि आज का दिन बहुत बढ़िया रहा। इधर फुतारो की बहन कहती है कि चलो अच्छा है, हमारा सारा कर्जा तो हटेगा। उसकी बात सुनी इत्सुकी थोड़ा मायूस हो जाती है और फिर वो जाने लगती है। इधर बाहर आते ही अपनी इत्सुकी हीरो से कहती है कि मैं पढ़ने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे ग्रेजुएट होना है। और उसकी बात सुन के अपना हीरो भी जोश में आ चुका था। वहीं इधर सारी लड़कियां यही सोचती हैं कि क्या कल फुतारो उनके पास वापस आएगा। आगे चल के अपना हीरो उन सभी के पास जाता है और फिर वो सभी लड़कियां उसको बताती हैं कि तुम्हें हमें पढ़ाने की जरूरत नहीं है। हीरो उनको कहता है कि अगर तुमने मेरा एक टेस्ट पास कर लिया तो मैं कभी जिंदगी में तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा। उसकी बात सुन के नीनो कहती है कि हम ये टेस्ट भी नहीं दे रहे, लेकिन इत्सुकी चाहती थी कि वो इस टेस्ट को दे ताकि उसके बाद ये लड़का कभी उनकी लाइफ में ना आए। वेल उसको देखकर बाकी लड़कियां भी टेस्ट देने को तैयार थी, जहाँ टेस्ट के रिजल्ट में उन सभी को 100 मिलते हैं, मतलब मिला करके 100 मिलते हैं। और सब देखकर वो सारी लड़कियां शर्माते हुए वहाँ से भाग जाती हैं। इधर अपना हीरो नॉर्मल अपनी स्कूल की ओर जा रहा था, जहाँ तभी एक लग्जरी महंगी सी गाड़ी आती है और उस गाड़ी में से ये 5 लड़कियां बाहर आती हैं। ये लड़कियां जैसे अपने हीरो को देखती हैं, ये लोग भागते हुए आगे जाती हैं, जहाँ फुतारो उनसे मिलता है। लड़कियां उसे कहती हैं कि हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, हमने सब पढ़ा है। और तभी फुतारो उनसे आज के होने वाले टेस्ट का क्वेश्चन पूछता है। ये क्वेश्चन सुनते ही सारी लड़कियां हैरान हो जाती हैं, क्योंकि उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं पढ़ा। आगे वो लोग जाने लगती हैं और अपना हीरो यही सोचता है कि इन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है और ये मेरा काम है कि मुझे इनको ग्रेजुएट कराना है। फुतारो आगे इन सभी के रिजल्ट्स को देखता है और वो देखता है कि मीको ने हिस्ट्री के सारे सॉल्यूशंस अच्छे से करे हैं। इधर अपना हीरो फिर मीको से इस बारे में पूछता है, लेकिन मीको उसको डराते हुए वहाँ से चली जाती है। आगे अपना हीरो फिर मीको से मिलने कैफेटेरिया जाता है, जहाँ तभी योत्सुबा आकर उसको अपना वही 0 नंबर वाला रिजल्ट दिखाती है। तभी वहाँ पर इचिका आती है और अपनी योत्सुबा को लेकर वहाँ से जाना चाहती थी, क्योंकि उसका ये मानना है कि अभी एक ही लाइफ मिली है, हमें प्यार मोहब्बत में जिंदगी बितानी चाहिए। पढ़ाई का तो क्या है, आज है कल चलती रहेगी। इधर हीरो रिप्लाई में उसको समझाता है कि ये सब गलत बातें हैं, पढ़ाई ही सबसे इम्पोर्टेंट होती है।
इधर तभी योत्सुबा कहती है कि उसका आज तक कभी प्यार व्यार नहीं हुआ है। और तभी ये लोग मीको से पूछते हैं। मीको काफी घबराते हुए पिंक फेस के साथ रिएक्शन देती है और वहाँ से नो बोलते हुए चली जाती है। उसके इस रिएक्शन से इन दोनों लड़कियों को समझ आ चुका था कि मीको किसी न किसी को तो प्यार जरूर करती है। इधर अपना हीरो अपनी टेबल पर बैठा हुआ था, जहाँ तभी उसकी सीट पे उसको एक लेटर मिलता है। ये लेटर मीको का था, जो अपने हीरो से टेरेस पे मिलना चाहती थी। ये पढ़ते ही उसको वापस डिल्यूजन्स आते हैं। उसको यही लगता है कि कहीं वो उसके प्यार में तो नहीं पड़ गई, और फिर वो घबराता हुआ ऊपर छत की ओर जाता है। छत पे जाते ही मीको भी आ चुकी थी और अपने हीरो को योत्सुबा और इचिगा की बात ही याद आती है। इधर मीको आते ही एक अलग ही नाम लेती है, जिसको अपना हीरो समझ नहीं पाता, और ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। अपना हीरो उसको रोकने की कोशिश करता है, जिस कारण मीको का फोन वहीं गिर जाता है। फोन गिरते ही उस फोन का वॉलपेपर अपना हीरो देख लेता है, और ये सब देखते ही मीको काफी डरावना रिएक्शन देती है और फिर उसको समझाती है कि शुरुआत से ही लड़कियों को हैंडसम और चार्मिंग लड़के पसंद है, लेकिन मेरा टेस्ट काफी डिफरेंट रहा है। मुझे पुराने जमाने के राजा महाराजा बहुत पसंद आए हैं। उसकी ये बात सुन के मीको बताती है कि तुम्हें चीजें अजीब लग रही होंगी। होतारो उसको कहता है कि इसमें कोई अजीब नहीं है, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। तुम चिंता मत करो, जब हम पढ़ने बैठेंगे मैं ऐसे और राजाओं की कहानियां सुनाऊंगा। आगे वो लोग इसी टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, जहाँ अपना फुतारो सारे जवाब देता है उसको। फुतारो मन ही मन बहुत खुश था, क्योंकि फाइनली उसने इन दोनों के बीच की दूरियों को कम किया। इधर आगे जाते ही जूस मशीन से अपनी मीको अपने हीरो को जूस कैन देती है, और वो एक अलग लैंग्वेज में उसको कुछ कहती है। उस बारे में अपने हीरो को पता नहीं था, जिस वजह से मीको उसको चिढ़ाते हुए वहाँ से चली जाती है। इधर इस चिड़न के चलते अपना हीरो लाइब्रेरी में आके काफी सारी एंशिएंट बुक्स को कलेक्ट कर लेता है, और वो काफी एनर्जी में था कि ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे नहीं पता। अगले ही दिन अपना हीरो फिर मीको से मिलता है और राजा महाराजाओं की बातें करता है। मीको फिर उससे सवाल पूछती है, जहाँ अपना फुटारो उस सवाल का जवाब देकर आगे बढ़ता है। उसकी हरकतें देख मीको वहाँ से भागने लगती है, और अपना फुटारो भी उसका पीछा करता है। इधर मीको डर के मारे वहाँ से भाग रही थी। अपना हीरो उससे पूछता भी है कि तुम भाग क्यों रही हो। वो बताती है कि तुम मेरे लेवल के नहीं हो, तुम्हें चीजों का जवाब नहीं पता होगा। आगे मीको एक एक करके सारे एंशिएंट क्वेश्चंस को अपने फुटारो के ऊपर फेंकती है, और पुराने लेजेंड्स की तरह ही अपना फुटारो सारे जवाब दे देता है। भागते भागते दोनों थक चुके थे, तो वो लोग एक जगह पर बैठ जाते हैं। आगे अपना फुतारो उसको बताता है कि योत्सुबा से मिलकर मैंने काफी नॉलेज गेन करी। तभी मीको पूछती है कि क्या तुमने मेरी बहन को बता दिया। फुतारो मना करता है, और तभी मीको अपनी इनसिक्योरिटीज बताती है। वो बताती है कि कैसे वो मानती है कि अपनी सभी बहनों में काफी दम है, और यही एक कारण है कि वो इन सभी से दूर रहती है और इस बारे में किसी से बात नहीं करती। इधर अपना फुटारो उसको समझाता है कि तुम्हें हिस्ट्री में काफी ज्यादा नंबर मिले, तुम्हारी बहनों को उतने नहीं मिले, लेकिन तुम्हारी बहनों को अलग अलग सब्जेक्ट्स में ज्यादा नंबर मिले हैं। कहने का मतलब उसका ये है दोस्तों कि अगर ये सारी लड़कियां एक साथ पढ़ेंगी तो ये सभी काफी अच्छे से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकती हैं। आखिर में अपना हीरो उसको बताता है कि याद रखो, अगर तुम्हारी बहनें वो सब कर सकती हैं जो कि तुम कर सकती हो, तो याद रखना जो वो कर सकती हैं वो तुम भी कर सकती हो। ये सुनते ही अपनी मीको काफी हैरान हो चुकी थी। इधर अगली सुबह योत्सुबा लाइब्रेरी में बैठी थी, जहाँ तभी मीको आकर वॉर लॉर्ड्स की बुक निकाल लेती है, और वो कहती है कि आओ चलो सब साथ में पढ़ते हैं। हीरो ये देखकर काफी खुश था, लेकिन तभी योत्सुबा जाकर मीको के कान में कहती है कि तुम्हारे और फुटारो के बीच में कुछ चल रहा है क्या, कहीं तुम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो नहीं। आगे अपना फुटारो काफी घबरा जाता है, क्योंकि उस जगह के दरवाजे अब बंद हो चुके थे। उसको डर था, उसको समझ नहीं आता कि अब उसको क्या करना चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पर मीको आती है। मीको की कार्ड स्वाइप करते ही वो गेट खुल जाता है, और उसके बाद वो उसको बताती है कि कैसी एक इलेक्ट्रिक डोर है जो कि बिना कार्ड के नहीं खुल सकता। आगे अपना हीरो एक एक करके सभी लड़कियों के पास जाता है, ताकि वो उनको पढ़ाई के लिए मोटिवेट कर सके। हर लड़की के अपने बहाने थे, किसी को नींद आ रही थी, कोई पढ़ना नहीं चाहता था, लेकिन आखिर में सारी लड़कियां रेडी होकर एक साथ आ जाती हैं। इधर सबके आते ही मीको अपने फुतारो को कहती है कि तुम अपना प्रॉमिस याद रखना, तुम्ही ने कहा था कि तुम हिस्ट्री पहले पढ़ाओगे। इधर ईसुकी ठान के बैठी थी कि वो वही पढ़ेगी जो उसका मन करेगा। फुटारो कोशिश करता है कि वो सभी को समझाए कि अगर तुम लोग मिलके काम करोगे तो और ज्यादा नंबर लाओगे। इधर एक ही प्रॉब्लम थी कि नीनो यहाँ पर नहीं आई। आगे नीनो आती भी है, लेकिन अपने फुतारो की बहुत बेइज्जती करती है, और आकर उनको कहती है कि उनकी बास्केटबॉल टीम को एक नया प्लेयर चाहिए, जिस वजह से नीनो को अभी यहाँ से जाना होगा। और जाते हुए वो ईसुकी को कहती है कि बेहतर यही होगा कि तुम
लाइब्रेरी में जाकर पढ़ो। इधर नीनो का प्लान अकम्प्लिश होता है। वो एक एक करके सभी लड़कियों को यहाँ से भगा चुकी थी और फिर तब फुटारो को पूछती है कि सब चले गए हैं, अब तुम किसको ही पढ़ाओगे। नीनो ये ट्रिक मीको पे ट्राई करती है, लेकिन मीको उसके बहकावे में नहीं आती, जिसके चलते उन दोनों की वहाँ पर बहस शुरू हो जाती है। इधर फिर फुटारो उसको रोकने आने ही वाला था, जहाँ तभी नीनो उसको कुकिंग कंपटीशन के लिए चैलेंज करती है। ये चैलेंज सुनकर मीको तैयार थी। वो चाहती थी कि वो इसको तुरंत हराए। जहाँ डिश रेडी होते ही अपने हीरो का काम था कि वो उन दोनों ही डिशेस को टेस्ट करे। जहाँ मीको की डिश दिखने में तो बहुत बेकार लग रही थी, लेकिन जब वो खाने बैठा उसको रियलाइज हुआ कि दोनों ही डिश अपने आप में बराबर हैं। जहाँ उसकी ये कॉम्प्लीमेंट सुन मीको वहाँ शर्माती है, वहीं नीनो ये सब देखकर वहाँ से चली आती है। आगे प्लेट साफ करता हुआ अपना फुटारो मीको से पूछता है कि वो नीनो के साथ और दोस्ती कैसे बनाए। जहाँ वो एक ही बात कहती है कि तुम्हें प्यार से उससे बात करनी होगी। ये सुनते ही फिर फुटारो अपना नीचे आ जाता है, जहाँ तभी उसको रियलाइज होता है कि अपना कार्ड तो वहीं भूल आया है, जिसके लिए वो मीको को कॉल करता है और मीको बताती है कि वो अब नहा रही है, तो हो सके तो फुटारो खुद ही आकर उस कार्ड को ले जाए। इधर फुटारो जैसे ही ऊपर आता है वो देखता है कि एक लड़की अपने बाल वहाँ सुखा रही है। इधर अपना हीरो पहले तो यही सोचता है कि ये मीको ही होगी, जिस वजह से वो कार्ड लेके जैसे ही बाहर जाता है उसको पता चलता है कि ये तो नीनो है। जहाँ वो अपने हीरो को बताती है कि अपने कॉन्टैक्ट लेंसेज खो चुकी है और अभी हीरो का काम है कि वो जल्द से जल्द ढूंढ कर उसको ये वापस करे। और इसकी ये हरकतें देखकर अपना हीरो घबराते हुए वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि शैक से ऊपर कुछ बुक्स हैं जो कि नीनो के ऊपर गिरने वाली हैं। जहाँ अपना हीरो भागते हुए उसको बचाता है और अपना हीरो उसके ऊपर चढ़ चुका था। ये शर्म के मारे वो घबराते से पूछती है कि तुम कौन हो और ये क्या कर रहे हो, और ये पूरा नजारा अपनी इत्सुकी फोन से कैप्चर कर लेती है और खींचते ही वो फुटारो से कहती है कि तुम सबसे ज्यादा घटिया इंसान हो। आगे फिर हमें यही सुप्रीम कोर्ट वाला सीन दिखाया जाता है, जहाँ ये लोग आपस में बैठे थे और अपना हीरो कल्प्रेट था। हीरो पे ये आरोप लगाया जा रहा था कि उसने जानबूझ के पूरी प्लानिंग करी है, क्योंकि वही है ना दोस्तों, हम लड़कों को तब तक कल्प्रेट ठहराया जाता है जब तक हम अपनी इनोसेंसी प्रूव ना कर पाए। इधर अपनी मीको हीरो के डिफेंड में कुछ कहती है, जहाँ तभी नीनो और मीको वापस अपनी आर्गुमेंट शुरू करते हैं। इसे देखकर इत्सुकी जब उनको रोकने आती है, वो दोनों लड़कियां फिर इत्सुकी को चुप करा देती हैं। आगे इनो अपने हीरो की तरफ इशारा करते कहती है कि इसने पूरा प्री प्लान किया होगा, लेकिन तभी बाकी लड़कियां देखती हैं कि फोटो में साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ बुक्स भी वहाँ गिरी हुई हैं, जिसे देखकर इत्सुकी कहती है कि कहीं तुम इसको बचाने के लिए तो नहीं गए थे वहाँ पर। फुटारो फिर उनको बताता है कि इसके ऊपर बुक्स से हमला ना हो, इस कारण वो वहाँ पर गया था। ये बस एक पर्सनल गेस्ट था लड़कियों का और अल्टीमेटली वो इस बात को मान जाती हैं, लेकिन नीनो बिल्कुल भी इस बात से एग्री नहीं करती और ये सब सुनते ही नीनो नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। इधर अपने फुटारो की बहन का भी मैसेज आ चुका था कि उसको घर जल्दी आना होगा, जहाँ तभी अपना हीरो आगे जाता है और उसको फिर नीनो सामने दिखती है। वो वहाँ पर नीनो के पास आकर बैठ के पढ़ने लगता है, जहाँ नीनो कहती है कि तुम कितने बोरिंग इंसान हो, जब देखो पढ़ते ही रहते हो। हीरो उसको समझाता है कि देखो भाई बहनों के बीच में लड़ाई होती रहती है और कभी भी हमें अपने भाई बहनों से गुस्सा नहीं करना चाहिए। उसकी बात सुन नीनो कहती है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, मेरी बहनों को जो भी लगे मुझे उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन जो भी हो उसने मन बना लिया था कि अपने हीरो को पसंद नहीं करेगी। फिर तभी वहाँ पर मीको आती है और नीनो को लेकर घर के अंदर चली आती है। इधर फिर अगली सुबह अपना हीरो बहुत खुश था, क्योंकि फुटारो को पूरे दिन भर घर पे ही रहना था और वो अब आराम से पढ़ सकता है। लेकिन वो पूरी कोशिश कर रहा था, उसके बावजूद भी उसका दिमाग उन पांचों बहनों की ओर था, क्योंकि उसके दिमाग में बस एक ही क्वेश्चन था कि वो उन सभी लड़कियों को पढ़ाएगा कैसे। तभी इत्सुकी फुटारो के दरवाजे पे आती है और आते ही वो उसको एक एनवेलप देती है। उस एनवेलप में फुटारो की 2 दिन की ट्यूशन फीस थी, जिसे देखकर फुटारो की बहन हैरान हो जाती है। वो बताती है कि आज मुझे पता चला मेरा भाई इतना भी निकम्मा नहीं है। वहीं इधर फुटारो इन पैसों को लेने से मना कर देता है, क्योंकि उसका मानना है कि इन 2 दिनों में अभी तक उसने कुछ नहीं पढ़ाया। लेकिन तभी इत्सुकी उसको समझाती है कि भले ही तुमने कुछ पढ़ाया ना हो, लेकिन तुम्हारे आने से मेरी बाकी बहनों में काफी बदलाव आ रहे हैं। उसकी ये बात समझ के अपना हीरो बैठकर थोड़ा सोचता है और तभी अपनी बहन से पूछता है कि तुम्हें कुछ चाहिए। और अगले सीन में हम अपने हीरो की बहन को एक गेमिंग सेंटर में देखते हैं, जहाँ अपना हीरो इत्सुकी से पूछता है कि तुम मेरे साथ यहाँ पर क्यों आई। और फिर हमें कुछ वक्त पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ फुटारो की बहन ने काफी प्लीज करा इत्सुकी को कि वो भी उसके साथ गेमिंग सेंटर चले। और अब हम देखते हैं कि कैसे फुटारो, उसकी बहन और इत्सुकी ये तीनों ही वहाँ मजे करते हैं। इधर अपना हीरो बताता है कि हमारी फैमिली बहुत गरीबी से गुजर रही है, जिस वजह से मेरी बहन हर वो फन एक्टिविटी नहीं कर पाती जो कि आजकल के बच्चे कर रहे हैं। जहाँ तभी फुटारो
की बहन चाहती थी कि वो सभी मिलकर एक फोटो क्लिक करें और बस फिर अपने भाई को भी ये फोटो क्लिक करवानी पड़ती है। जहाँ फुटारो की बहन तो बहुत खुश थी, लेकिन फुटारो थोड़ा अजीब फील करता है। आगे अपना फुटारो घर की ओर निकलता है और वो यही सोचता है कि आज उसने सोचा था कि घर पे रह करके वो आराम से पढ़ पाएगा, लेकिन ये ना हो पाया। तभी वो इत्सुकी से पूछता है कि तुमने पढ़ लिया, तुम्हारे एग्जाम्स आने वाले हैं। ये सुनते ही वो भागते हुए आगे बढ़ती है, जहाँ हीरो उसका पीछा करता है। लेकिन तभी फुटारो की बहन देखती है कि यहाँ पे चारों लड़कियां भी किमोनो ड्रेस में आ चुकी हैं। जहाँ योत्सुबा फुटारो की बहन से कहती है कि क्या तुम हमारे साथ फायरवर्क्स देखने चलोगी। फुटारो की बहन उससे पूछती है, जहाँ ना चाहते हुए भी अपने भाई को हाँ बोलना पड़ता है। लेकिन उससे पहले अपने फुटारो की शर्त यही थी कि इन 5 लड़कियों को अपना होमवर्क पूरा करना होगा। शुरुआत में उन लड़कियों को यही लगता है कि वो ये नहीं कर पाएंगी, लेकिन फाइनली वो अपना होमवर्क पूरा कर लेती हैं। इधर फेस्टिवल में ही नीनो हैरान थी, उसको यकीन ही नहीं होता कि उन्होंने होमवर्क पूरा कर लिया। वही अपना हीरो थोड़ा थका सा था, उसको समझ नहीं आता कि इतनी एक्साइटमेंट किस चीज के लिए है। जहाँ अपना हीरो फिर चुपचाप जाकर कोने में बैठ जाता है और तभी वहाँ पे इत्सुकी को देखता है और इत्सुकी उसको कहती है कि तुम मुझे घूर क्यों रहे हो। जहाँ अपना हीरो उसको बताता है कि तुम काफी अलग लग रही हो। तभी वहाँ पर इचिका आती है, जो कि अपने फुटारो को समझाती है कि जब कोई लड़की अपना हेयर स्टाइल चेंज करे तो उसकी तारीफ जरूर करनी चाहिए। इधर तभी उसको कॉल आता है और कॉल आते ही वो थोड़ा हैरान सी थी और वो कहती है कि आज ही ये होना था। तभी वहाँ पर फुटारो की बहन आती है और वो दिखाती है कि कैसे योत्सुबा ने उसको बहुत सारी फिशेस दिलाई हैं। वहीं योत्सुबा का ये कहना था कि फुटारो की बहन की क्यूटनेस के आगे वो अपने आप को संभाल नहीं पाई। इधर आगे फुटारो की बहन बढ़ाती है कि योत्सुबा ने उसको फायर क्रैकर्स भी दिलाए हैं और उसके बाद वो भागते हुए योत्सुबा को गले से लगा लेती है। योत्सुबा यही कहती है कि काश मुझे तुम्हारी जैसी एक बहन मिलती, मैं सोच रही हूँ कि मैं तुम्हारे साथ ही शिफ्ट हो जाऊँ। इधर तभी नीनो कहती है कि तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो और तभी फुटारो को कहती है कि योत्सुबा के बारे में तो सोचना भी मत। इस वजह से अपने फुटारो का धक्का मीको को लगता है और मीको थोड़ा शर्मा जाती है। तभी वहाँ पे इचिका आती है और उन सभी को बताती है कि टाइम हो चुका है, हमें बिल्डिंग के टॉप पे जाना है। लेकिन तभी वो सारी लड़कियां अपनी शॉपिंग में चली जाती हैं, क्योंकि काफी ऐसा सामान था जो उन्होंने नहीं खरीदा। इधर सामने ये तीनों लड़कियां आराम से खा रही थी। वहीं योत्सुबा फुटारो की बहन को लेकर कहीं चली जाती है। आगे फिर फुटारो मीको से पूछता है कि इस फेस्टिवल के लिए तुम लोग इतना हाइप्ड अप क्यों हो। इधर तभी वहाँ पर वो बताती है कि जब उनकी मदर उनके साथ थी वो सबको एक साथ लाया करती थी, क्योंकि उनका मानना था कि फायर क्रैकर एक साथ देखे जाते हैं। तभी वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि फायर क्रैकर बस शुरू ही होने वाले हैं। जहाँ तभी नीनो देखती है कि अपना फुटारो और बाकी लोग उनसे थोड़ा दूर हैं, तो वो चाहते हुए आगे जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो गिरने वाली थी। जहाँ अपना फुटारो उसको बचा लेता है और उसकी हरकत देखकर उसको वापस यही लगता है कि ये सब इसकी प्लानिंग है। इधर नीनो और फुटारो ये दोनों ही बिल्डिंग के टॉप पर आ चुके थे, लेकिन उनके साथ का कोई भी नहीं था। अपना फुटारो किसी को कॉल भी नहीं कर सकता। जहाँ नीनो काफी उदास होती है, क्योंकि पहली बार होने वाला था जब वो एक साथ फायर क्रैकर्स नहीं देखेंगे। तभी नीचे अपने फुटारो को इचिकी दिखती है और वो यही कोशिश करता है कि वो नीचे जाकर उन सभी को इकट्ठा करे। नीचे जाते ही अपना हीरो जैसे ही इचिका का हाथ पकड़ने वाला था, तभी वहाँ पर एक आदमी उसको पकड़ कर कहता है कि तुम कौन हो, अपना नाम बताओ और क्या लगते हो इसके। फुटारो कुछ वक्त तक सोचने लगता है कि क्या मैं इसका दोस्त हूँ या फिर मैं इसका टीचर हूँ। लेकिन तभी वो वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर उसको मीको मिलती है। लेकिन तभी वो देखता है कि मीको के पैर में चोट लगी है, जहाँ मीको बताती है कि वो यहाँ चलते हुए फिसल गई थी। इधर तभी अपना फुटारो मीको को अपनी गोद में बिठाकर उसको आगे लेकर जाता है और एक जगह रुककर उसके पैर की पट्टियां देखता है। इधर तभी वो उससे पूछता है कि इचिका कहाँ पर है, जहाँ वो बताती है कि आखिरी बार उसने कार ओनर के पास उसको देखा था। फुटारो काफी उदास होता है, क्योंकि बस 40 मिनट और बचे थे इस काम के लिए। इधर तभी मीको उससे पूछती है कि तुम इतने ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो इस चीज के लिए। फुटारो बताता है कि तुम सभी बहनों ने काफी मेहनत करी है इस चीज के लिए और मैं चाहता हूँ कि हम सभी मिलकर इसको एंजॉय करें। इधर ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे जाते हैं। तभी उनके रास्ते में 2 लड़कियां आती हैं और उनसे पूछती हैं कि आप दोनों कपल्स है क्या। देखो आज भी अपने हीरो और इन सभी लड़कियों का रिलेशन उसको खुद समझ नहीं आया है। जहाँ तभी मीको को इत्सुकी दिखती है और वो कहती है कि जाओ उसको बुला ले आओ। हीरो बताता है कि वो अकेले
फाइनली मैं उसको ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता। जहाँ फिर मीको उसको भरोसा देती है कि जब वो यहाँ पे वापिस आएगा वो यही मिलेगी। इधर अपना हीरो आगे जाकर इत्सुकी से पूछता है कि हमारा क्या रिलेशन है, जिसके जवाब में वो यही बताती है कि हमारा रिलेशन अननोन है और तुम्हें इस जवाब का आंसर शुरुआत से ही पता होना चाहिए। तभी वहाँ पर इचिका आती है और वो अपने फुतारो का हाथ पकड़कर कहीं ले जाना चाहती थी और वो उसको एक दीवार में धक्का देकर कहती है कि अभी जो भी कुछ होगा या होने वाला है उसके बारे में मेरी बहनों को मत बताना, और ऐसा हो सकता है कि आज शायद मैं तुम लोगों के साथ फायर क्रैकर्स ना देख पाऊँ। इधर हम मीको को देखते हैं जो कि अपने फुतारो का इंतजार कर रही थी और यही सोचती है कि उसका और मेरा क्या रिलेशन है। इधर वो इचिका की बात याद करके अपना हेयर स्टाइल बदलती है। वहीं इधर अपना फुतारो मीको को लेकर जा रहा था, जहाँ तभी मीको उसका हाथ छुड़वाती है और फिर अपने फुतारो से मिल जाती है। वो आदमी वापस उसे पूछता है कि ये लड़के तुम कौन हो और तुम इस लड़की के क्या लगते हो। अपना हीरो फिर इत्सुकी की बात याद करता है और कहता है कि मैं इस लड़की का पार्टनर हूँ। ये बात सुन क्या सही में तुम्हें हम सबके साथ फायर क्रैकर नहीं देखना है? वो बताती है कि नहीं, अभी उसका एक जरूरी काम है। लेकिन तभी वहाँ पे मीको उसको कहती है कि तुम मेरी चिंता मत करो और उनके पीछे जाओ। अपना हीरो भागता हुआ थक हारा इशिका के पास पहुंच जाता है। इधर वो आते ही उससे पूछता है कि वो आदमी कहाँ गया। वो बताती है कि वो अभी अपनी कार लेने गया है और उसके दौरान ही वो अपने फुतारो को एक स्क्रिप्ट देती है और कहती है कि तुम इसको एक बार पढ़ के सुनाओ। अपना फुतारो पढ़ के सुनाता है, जहाँ ये भी अपनी एक्टिंग करती है और उसकी एक्टिंग को देखकर अपना हीरो दीवाना हो चुका था। आगे इचिका हंसने लगती है, जहाँ अपना फुतारो उसके फेस को रोक कर कहता है कि जब भी तुम्हें प्रॉब्लम से भाग फील्ड को पकड़ा है और किसी ठोस कारण से ही उसने ये बात अपनी बहनों को नहीं बताई है। आगे उसके और हमारे हीरो के बीच में बहस चलती है, जहाँ अपने फुतारो का मानना था कि इचिका को पढ़ाई में ज्यादा जोर देना चाहिए। वहीं वो बताती है कि पढ़ाई के बाद उसको यही तो करना है। इधर या सबसे माफी मांगती है। वहीं नीनो भी उसको कहती है कि तुम्हारी गलती थी, खैर छोड़ो, तुम टाइम से आ चुकी हो। वो अपने हीरो को भी थोड़ा डांट और फटकार लगाती है। आगे वो सभी लड़कियां एक दूसरे से माफी मांगती है और अपने पुराने दिनों को याद करते हुए सारे फायर क्रैकर्स एक एक करके जलाना शुरू करती हैं। जहां वो बताती हैं कि हम जाके पढ़ाई कर सकता हूँ, लेकिन उनकी मस्ती देखकर सोचता है कि थोड़ा और यहीं रुका जाए। इधर इचिका आते ही अपने फुतारो को थैंक यू कहती है, लेकिन अपना फुतारो आँख खोल के वहाँ पे सो रहा था। जहाँ तभी वो फिर अपने फुतारो को अपनी गोद में रखकर सुलाती है और यही कहती है कि आज तुमने बहुत अच्छा काम किया। अगली सुबह ही इचिका और अपना प्रोटैगनिस्ट दोनों ही साथ में स्कूल जाते हैं, जहाँ वो फुतारो को बताती है कि उसने अपने बारे में अपनी बहनों को बता दिया है और अब ये बातें बता के उसका दिल काफी हल्का महसूस करता है। इधर क्लास में ही फुतारो के टीचर सबको बताते हैं कि अब तुम्हारे मिड टर्म एग्जाम्स आने वाले हैं। ये सुनते ही फुतारो को समझ आ चुका था कि अब वक्त आ चुका है। जहाँ फुतारो फिर तभी इत्सुकी को कहता है कि तुम्हारे इतने पढ़ने के बावजूद भी तुम्हारे नंबर बहुत कम आ रहे हैं, तो तुम मेरी हेल्प ले सकती हो, क्या पता नंबर ज्यादा हो जाए। लेकिन फुतारो की हेल्प ना लेने की बजाय वो टीचर के पास चली आती है। इधर अपना फुतारो नीनो की दोस्तों के सामने ही उससे बार बार परेशान करता है और उसकी दोस्तों के सामने ही उससे कहता है कि तुम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाओगी अगर तुम मेरे साथ नहीं आई तो तुम्हें अभी से पढ़ना शुरू करना होगा और ये तुम्हारी भलाई के लिए ही है। उसकी ये बातें सुन नीनो काफी ज्यादा शाय फील करती है और नर्वस हो चुकी थी, क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ भी थी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि अपना हीरो योत्सुबा के पास है और हीरो के गाल पे नीनो ने एक गिफ्ट भी दिया है। आसपास की लड़कियों को तो यकीन ही नहीं होता कि नीनो ने ऐसा भी कुछ किया होगा। आगे योत्सुबा फुतारो को कहती है कि ये देखो, ये मेरा एक न्यू हेयर बैंड है। फुतारो उसको इग्नोर करता हुआ उसके मार्क्स दिखाता है और उन सभी को यही कहता है कि मिड टर्म के एग्जाम्स अनाउंस हो चुके हैं, तुम लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है और अब वक्त है कि तुम ईमानदारी से पढ़ना शुरू कर दो। लेकिन तभी फुतारो देखता है कि मीको तो अपना अलग से पढ़ ही रही है और आगे स्कूल की छुट्टी होते ही वो लोग काफी थक चुके थे। लेकिन तभी इचिका आकर अपने प्रोटैगनिस्ट के कान में हवा फूकती है, जिस वजह से अपना हीरो थोड़ा घबरा जाता है। आगे लड़कियां खाने पीने की बात करती आगे जाती हैं और हीरो को सरप्राइजिंग बात नहीं लगती, क्योंकि आखिर में ये तीनों ही जुड़वा है। आगे वो लड़कियां अपने फुतारो को भी इनवाइट करती हैं। वहीं हम देखते हैं कि फुतारो अकेला खड़ा है और इत्सुकी उसके पास भागते हुए आती है। वो उसको कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, हमें इनविटेशन मिला है, हमें जल्द ही जाना होगा। इधर तभी इत्सुकी उसके पास एक फोन देती है और कहती है कि किसी को तुमसे बात करनी है। कॉल उठाते ही फुतारो को पता चलता है कि वो इन 5 जुड़वा बहनों का फादर है, जहाँ उनका डैड अपने फुतारो से यही पूछता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी प्रोग्रेस जल्दी आगे बढ़ी होगी। और आखिर में फुतारो को धमकी देता है कि अगर मेरी एक भी बेटी फेल हुई तो तुम इस जॉब से हाथ धो बैठोगे। उनकी
की ये बातें सुन के फुतारो जब तक कुछ बोल पाता, डैड वहीं पे कॉल काट देते हैं और अपना फुतारो गुस्से में फोन तोड़ने वाला था। इधर फिर इत्सुकी उससे कहती है कि मेरा फोन है, ये मुझे दे दो। आगे पूछती है कि मेरे फादर ने तुम्हें क्या कहा। फुतारो इस बारे में उनसे कोई बात नहीं करता, जिस वजह से इत्सुकी वहाँ से जाने लगती है। तभी फुतारो उसको रोक के कहता है कि देखो अभी वक्त है, हमें पढ़ना शुरू करना होगा वरना सब खत्म हो जाएगा। इत्सुकी कहती है कि मैं अपने स्टाइल में पढ़ूंगी, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी तुम ये काम पैसों के लिए कर रहे हो। फुतारो उसको बताता है कि हर कोई काम पैसों के लिए करता है, वरना तुम जैसी नालायक लड़कियों को कौन ही पढ़ाए फ्री में। उसकी ये बातें सुन के वो लड़की गुस्से में कहती है कि अब कुछ हो जाए मैं तुमसे पढ़ूंगी नहीं। फुतारो भी कहता है कि हाँ ठीक है, जब तुम्हें स्कूल से निकलवा दिया जाएगा तब तुम मेरे पास मत आना। इधर अपना फुतारो काफी उदास बैठा था कि उसने शायद कुछ ज्यादा ही बात कर ली इत्सुकी से। वहीं हम देखते हैं कि अपना फुतारो इन 3 लड़कियों के साथ ही है और वो बोर्ड गेम्स खेल रहा है। आगे वो लड़कियां बताती हैं कि हमें थोड़ा और खेलना चाहिए क्योंकि आज पूरे दिन भर हमने पढ़ाई करी है। तभी वहाँ पर नीनो आती है और नीनो के आते ही फुतारो यही सोचता है कि अगर मैंने इसको बता दिया कि इसके फादर ने क्या बोला है। लेकिन तभी वहाँ पे दोस्तों इत्सुकी आ जाती है। इत्सुकी के आते ही अपना फुतारो पूछता है कि क्या तुम भी खेलोगी। वो उसको मना करती है। वो कहती है कि मुझे अभी पढ़ाई करनी है, और यहाँ पे अपना फुतारो से माफी मांगना चाहता था, लेकिन इत्सुकी उसको इग्नोर करते हुए आगे चली जाती है। इधर नीनो भी फुतारो को कमरे से बाहर निकाल रही थी क्योंकि वो चाहती थी कि अब बहुत वक्त हो चुका है तो अपना फुतारो चुपचाप अपने घर की ओर प्रस्थान करे। तभी वहाँ पे इत्सुकी अपने फुतारो को कहती है कि तुम्हें अपना प्रॉमिस तो याद है ना, आज तुमने प्रॉमिस करा है कि तुम रात को यहीं पे रुक के हमें पढ़ाओगे। आगे हम फुतारो को नहाते हुए देखते हैं और वो इन सब चीजों के बारे में ही सोचता है। तभी वहाँ पर नीनो आती है और फुतारो से पूछती है कि तुम्हारे और इत्सुकी के बीच में क्या चल रहा है। अपना फुतारो फिर दुखी मन से सारी बातें उसको बता देता है। वहीं इधर योत्सुबा इचिका से पूछती है कि तुमने इसको यहाँ रहने के लिए क्यों रोका। वो बताती है कि इस बेचारे को कभी कभी तो मौका मिलता है अच्छी लड़कियों के साथ बैठने का। इधर फिर अपना फुतारो भी आ जाता है और फिर नीनो उसको देखकर बहुत हंसती है। वहीं फिर इचिका मीको को धक्का दे देती है और जाकर अपने फुतारो से टकरा जाती है। इधर फिर योत्सुबा अपने फुतारो से एक सवाल पूछती है। वहीं दूसरी तरफ मीको भी अपने फुतारो से पूछती है कि तुम्हें किस तरह की लड़कियां पसंद है। वो बताता है कि अगर तुम अपना होमवर्क ऑन टाइम कर दो तो मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। और ये सुनते ही वो सारी लड़कियां अपना काम करना शुरू करती हैं। इधर हम देखते हैं कि योत्सुबा ने अपना काम पहले खत्म कर लिया है और उसका आंसर अपना फुतारो दे देता है। इधर मीको भी अपना काम पूरा करती है, जहाँ फुतारो बताता है कि उसको वो लड़कियां बहुत पसंद है जिनको खाना बनाना आता हो। तभी इचिका का भी काम खत्म हो जाता है, जहाँ फुतारो उसको रिवील करता है कि उनको अपने बड़े भाई की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इधर वो लोग नीनो को देखकर कहते हैं कि क्या तुम हमें ज्वाइन करोगी, लेकिन नीनो उन सभी को इग्नोर करते हुए वहाँ से चली जाती है। इधर मीको रियलाइज करती है कि उसके पास तो ऐसी कोई भी क्वालिटी नहीं है जो इधर लिखी हुई है। तभी इचिका अपने प्रोटैगनिस्ट को कहती है कि अगर कोई अच्छा काम करे तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, जहाँ तभी उसका हाथ पकड़कर मीको के सर पे रखती है। आगे उनके ज्यादा शोर के कारण इत्सुकी आ चुकी थी, जहाँ वो मीको का हेडफोन मांगती है। फुतारो पूरी कोशिश करता है कि वो उससे माफी मांगे, लेकिन चाहकर भी वो कुछ कह नहीं पाता। जहाँ हेडफोन लेते ही इत्सुकी वहाँ से चली जाती है। फिर इचिकी और अपना फुतारो दोनों ही बैल्कनी से स्टार्स को देखते हैं, जहाँ फुतारो उसको कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं इत्सुकी से बात कर पाऊंगा। आगे वो बताती है कि अगर तुम अपनी दोस्ती अच्छे से रखोगे तो जरूर बात होगी, क्योंकि मेरी ये जो बहन है ये अपनी फीलिंग्स छुपाने में एक्सपर्ट है। आगे वो बताती है कि जैसे फुतारो जिद्दी है वैसे वो भी बहुत जिद्दी है। उसकी बात सुन के फुतारो इचिकी के सर पे हाथ रखते हुए कहता है कि तुम एक जिम्मेदार बड़ी बहन हो। और ये सब देख करके भाई इचिकी थोड़ा तो शर्मा ही जाती है। इधर फुतारो के सोने का वक्त हो चुका था, जहाँ मीको उसको बताती है कि तुम मेरे बेडरूम में सो सकते हो। उसकी बात मान के अपना फुतारो वहाँ सो जाता है। वहीं दूसरी ओर मीको की नींद खुलती है और उठकर फुतारो के पास चली आती है। और अगली सुबह अपना फुतारो एकदम हैरान हो चुका था, क्योंकि उसके साइड में ही मीको सो रखी है। इधर हमें इन तीनों लड़कियों को दिखाया जाता है, जो कि बताती है कि उन्होंने सुबह से मीको को नहीं देखा है। ये सुबह तो सुबह रनिंग करने गई है और अभी तक फुतारो सो ही रहा है। इधर इचिकी नीनो से पूछती है कि तुम भी हमारे साथ मत आना। इधर फिर इचिकी इत्सुकी से पूछती है कि तुम पढ़ क्यों नहीं रही हो यहाँ पे। वो बताती है कि उसको फुतारो के साथ काफी अनकंफर्टेबल फील होता है, और उसकी ये बातें सुनते ही अपनी इचिकी और नीनो जैसा बना देते हैं। इधर अपना हीरो एकदम हैरान हो चुका था और उसको ये भी पता था कि अगर किसी आहिस्ता दरवाजा खोल के बंद करके जैसी बाहर आता है तो इत्सुकी उसके सामने खड़ी थी। इधर उसको बुरा लगता है कि फुतारो ने उसको पहचान लिया, और वहीं फुतारो से मिलते ही वो थोड़ा रिलैक्स फील करता है। लेकिन तभी मीको उससे पूछती है कि कल रात क्या हुआ था। इधर अपना हीरो फिर उसको बताता है कि कुछ नहीं हुआ था, तुम मेरे बेड पे आ गई थी और मैं उठकर वहाँ से चला गया था। ये बात
सुनते ही मीको काफी रिलैक्स फील करती है और अपना प्रोटैगनिस्ट भी वहाँ से चला जाता है। फिर आगे चलते ही हीरो को इत्सुकी मिलती है, लेकिन इस बार हीरो उससे ऐसे बात करता है जैसे वो मीको से कर रहा हो। इधर इत्सुकी समझ जाती है कि शायद ये मुझे मीको समझ रहा है और फिर वो दोनों मिलके अच्छे से पढ़ाई करते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि इन सभी के फुल मार्क्स आ चुके हैं, जहाँ नीनो अपने फुटारो को कहती है कि मुझे अब समझ आया कि तुम काफी वैल्यूएबल हो, और फिर वो सारी लड़कियां पाते हैं। तभी वहाँ पे गार्ड खड़ा हो जाता है। आगे फिर अपना फुटारो उन सभी लड़कियों को कहता है कि मेरे पास एक ऐसा प्लान है जो कि तुम सभी को करना होगा, जहाँ हमें बैंड पहनती है और गार्ड को बताती है कि वो सबसे पहले अंदर पहुंच गई थी, लेकिन वॉशरूम के बहाने से वो यहाँ पे बाहर की ओर आई थी। और ऐसे करते करते दो लड़कियां और अंदर घुस जाती है और अब बारी थी इत्सुकी की, और ये सभी लड़कियां एक एक करके इसी टेक्निक के थ्रू अंदर पहुंच जाती हैं, जहां उनकी मुलाकात फिर योत्सुबा से हो जाती है। इधर हम अपने फुटारो को देखते हैं जो कहने से पेपर देती हैं। हाँ, शुरुआत में उनको थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, लेकिन क्वेश्चन समझ के वो अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालती हैं। इधर इत्सुकी को पता था कि इसके फादर ने फुटारो से क्या बात की है। इधर फुटारो भी काफी टेंशन में था कि पता नहीं इनका एग्जाम कैसा गया होगा। इधर प्रोटैगनिस्ट काफी खुश होता है कि सारी लड़कियां एक साथ आई हैं, जहां उन सभी से पूछता है कि तुम्हें कितने कितने मार्क्स मिले हैं, जरा ये तो बताओ। इधर योत्सुबा को एक ही सब्जेक्ट में ढंग के नंबर मिले थे, बाकी सब में फेल थी। वहीं मीको भी हिस्ट्री में काफी अच्छे नंबर लाती है, लेकिन बाकी सब में एवरेज ही नंबर थे। इधर इचिका को इंग्लिश में ठीक नंबर मिले थे, बाकी सब में एवरेज ही थी। और हाँ दोस्तों, यही हाल बाकी दो लड़कियों का भी रहा है। वैसे सारी लड़कियों को पता था कि इस बार उन्होंने अपनी औकात से ज्यादा मेहनत की है। इधर फुटारो फिर मीको से कहता है कि देखो तुम हिस्ट्री में अच्छी हो तो कोशिश करा करो कि अपनी हिस्ट्री नॉलेज बहनों के साथ शेयर करो। आगे वो नीनो से कहता है कि हर बार अपनी मत चलाया करो, कभी कभार क्वेश्चन को 2 बार पढ़ा करो। वो इत्सुकी से भी कहता है कि देखो तुम एक ही क्वेश्चन में आ जाता है जो कि फुटारो उठाता है, और उनको रिजल्ट बोलते ही कहता है कि अब आप एक काम कीजिए, मुझसे अच्छा ट्यूटर उनके लिए हायर कीजिए। ये सुनते ही इत्सुकी थोड़ा घबरा जाती है और बाकी लड़कियां भी हैरान थी कि ये क्या बोल रहा है। वहीं तभी फिर नीनो उससे फोन छीनती है और अपने फादर को बोलती है कि आपने इसको अल्टीमेटम क्यों दिया था, जहाँ तभी अपने फादर का झूठ बोलती है कि वो सभी सब्जेक्ट्स में पास है। फुटारो काफी हैरान था, पूछता है कि तुमने ये क्या बोल दिया। नीनो बताती है कि उसने कुछ गलत नहीं बोला, क्योंकि हम सभी बहनें एक न एक सब्जेक्ट में पास हैं और हमारे फादर ने तुम्हें यही अल्टीमेटम दिया था कि मुझे मेरी बेटियां पास चाहिए। इधर फुटारो कहता है कि ये धोखेबाजी होगी, लेकिन ये झूठ नहीं है। लड़कियां कहती हैं कि अब ये तुम्हारा काम होगा कि तुम हमें सभी सब्जेक्ट्स में पास करवाओ। फुटारो कहता है लेकिन मैं तो तुम्हें आज पार्टी देने वाला था, जहाँ सारी लड़कियां हंसते हुए कहती हैं कि तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है। जहाँ फुटारो रेडी था और वो लोग प्लान बनाते हैं कि अब वो लोग और ज्यादा हार्डवर्क करेंगे। इधर अगले दिन हमें अपना प्रोटैगनिस्ट उसके फादर के साथ दिखाया जाता है, जहाँ वो बताता है कि उसने इतनी मेहनत करी, उसके बाद भी इनको इतने कम नंबर चॉकलेट डिश बनाई है, जिसको योत्सुबा और फुटारो एक साथ ट्राई करते हैं। डिश उतनी अच्छी नहीं थी, जिस कारण मीको की शक्ल बन जाती है। इधर मीको बताती है कि वो अब इस खाने को तब तक बनाएगी जब तक ये परफेक्ट ना बने। इधर हम देखते हैं कि अपना प्रोटैगनिस्ट लेटा हुआ है और शायद उसकी तबीयत खराब हो चुकी है उस खाने से, जिस कारण मीको अपने योत्सुबा कहती है कि मम्मी बताया करती थी कि जब भी किसी की तबीयत खराब हो तो उसका हाथ पकड़ लेना चाहिए। इत्सुकी कहती है कि यहाँ पे हालात बिल्कुल डिफरेंट है, तुम क्या बात कर रही हो। फिर वो थोड़ा सोच करके ये चीज ट्राई करने को आती है, लेकिन वो बार बार घबरा रही थी। इधर तभी नीनो ने भी फुटारो के लिए कुछ बढ़िया बनाया था और वो इसकी तरफ ही आ रही थी। वहीं योत्सुबा अपनी इत्सुकी को कहती है कि तुम एक काम कर सकती हो, अगर तुम पढ़ाई करोगी तो उसको अच्छा लगेगा। वही हम देखते हैं कि नीनो का पैर केचप की बोतल के ऊपर आता है, जिस कारण उसका पैर फिसलता है और उसके हाथ में जो डिश थी वो गरम गरम डिश सीधा फुटारो के फेस पर गिरती है। इधर इस कारण योत्सुबा से कहता है कि तुम्हारे अलावा तुम्हारी कोई भी बहन मुझ पे भरोसा नहीं करती। इधर ये अपना फेस फुटारो के फेस के पास ले आती है और कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और यही कारण है कि मैं बाकी बहनों जैसी नहीं हूँ। ये सुनते ही अपना फुटारो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है, जहाँ तभी योत्सुबा खड़ी होती है और उसको बेवकूफ कहकर वहाँ से चली जाती है। इधर अगले ही सीन हमें दिखाया जाता है कि क्लास में अपना फुटारो मीको के साथ बैठा है और तभी वहाँ पर योत्सुबा आती है। योत्सुबा के आते ही रखे हैं। फुटारो बताता है कि उनको मिला है एक टेस्ट ऑफ करेज का, जहाँ उनको मास्क पहन के लोगों को डराना है। तभी योत्सुबा मीको से बात करते बताती है कि कैंपफायर के पास ही एक जगह है, जहाँ पर अगर दो लड़का लड़की डांस करे जब तक म्यूजिक खत्म ना हो तो वो दोनों फिर पूरी जिंदगी एक साथ रहते हैं। उसकी ये बात सुन फुटारो बताता है कि ये बस अफवाह कहानी है, इसमें ज्यादा भरोसा करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पर इचिका आती है और फुटारो से कहती है कि आज वो पढ़ नहीं पाएगी क्योंकि उसके फोटोशूट का टाइम हो रखा है। वहीं योत्सुबा भी कहती है कि उसको ओरिगेमी से 1000 बर्ड्स बनानी है। उन दोनों की बातें सुन के फुटारो बहुत गुस्से में आता है और कहता है कि अभी ये वक्त तुम्हारी पढ़ाई का है। जहाँ तभी अपने फुटारो को एक मेल आता
है और पिक चेंज करता है। नीनो थोड़ा आनाकानी करके उनकी बात नहीं मानती, जहाँ फुतारो उसको कहता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम मत आना और हम लोग ग्रुप में अच्छी बातें करेंगे। अच्छी बातें समझ ही जाओ, जहाँ पे ना चाहते हुए भाई नीनो भी उनकी बात मान लेती है। इधर योत्सुबा भी अपना नंबर फुतारो के साथ एक्सचेंज कर लेती है, लेकिन तब योत्सुबा को बास्केटबॉल कैप्टन का कॉल आता है, जिस वजह से योत्सुबा वहाँ से फिर जाने लगती है। इधर फिर अपना फुतारो एज अ स्पाई चुपके से नजर रखता है उस पे, जहाँ उसको यही लग रहा था कि बास्केटबॉल का बहाना बना रही है ताकि ये पढ़ाई से बच सके। जहाँ वो देखता है कि बास्केटबॉल की कैप्टन योत्सुबा से मिलती है और योत्सुबा उसको बताती है कि उसको कुछ और भी काम है, जिस वजह से वो इनकी टीम ज्वाइन नहीं कर सकती। इधर फुतारो देखता है कि उसके फोन में सारी लड़कियों का नंबर आ चुका है, लेकिन नीनो का नंबर उसने अपनी डायरी में लिखा था और वो अपनी डायरी ही भूल गया है। इधर अपना फुतारो फिर नीनो के कमरे में आ जाता है जब वो सो रखी थी, जहाँ अगले सीन नीनो उस पे चिल्लाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम बिना मेरी परमिशन के मेरे कमरे में आ गए। इधर वो बताता है कि मीको ने उसको परमिशन दी थी और वो बस अपनी डायरी लेना चाहता है। और इधर अपना पास आ जाता है। नीनो चाहती थी कि वो भी अपनी बहनों की तरह पियर्सिंग करा पाए, जहाँ फुतारो को कहती है कि अगर उसको अपनी डायरी वापस चाहिए तो ले लेता है। और हड़बड़ी के कारण ही अपना फुतारो अपनी डायरी घेर देता है और उसमें एक लड़की की फोटो दिख जाती है और वो फोटो देखते ही कहती है कि अरे वाह, ये तो कितना अच्छा लग रहा है। फुतारो डरा हुआ था कि कहीं उसको बाकी चीजों के बारे में पता ना चल जाए, लेकिन नीनो भी फिर उसी के साथ अपने बचपन की फोटो दिखाने लगती है। इधर अपना फुतारो रिलैक्स करता है कि चलो उसकी फोटो बाकी लड़कियों ने तो नहीं देखी। इधर सारी लड़कियां फिर अपनी अपनी फोटोज को देखती हैं। वही हमें दिखाया जाता है कि अपना फुतारो अपनी फोटो को सीधा करता है और इन पांचों में से कोई एक लड़की उसके साथ उस वक्त खड़ी थी। आगे अपना हीरो अपनी क्लास से बाहर आता है और तभी उसको दिखता है कि योत्सुबा उसके पास आई है एंड उसके पास एक कैंपिंग बुक है। उस बुक में लिखा हुआ है कि जापान में कहाँ कहाँ अच्छी जगह है जहाँ पे वो लोग कैंपिंग कर सकते हैं एंड वहाँ पे वो जगह भी है जहाँ पे अगर दो कपल्स एक साथ डांस करेंगे तो वो लाइफ लॉन्ग साथ रहते हैं। ये सुन के मीको थोड़ा शर्माती है, जिसे देखकर योत्सुबा उससे पूछती है कि क्या तुम नहीं जाओगी, तुम्हारा कोई कपल नहीं है क्या? और शर्माते हुए जब तक कुछ बोल पाती अपना हीरो कहता है कि ये सब बकवास की बातें हैं और ये सब झूठ फैलाया जाता है। इधर फिर इचिका आती है और अपने हीरो को कहती है कि तुम्हें मैंने मैसेज भेजा है, उसको एक बार पढ़ लेना। इधर हम मीको को देखते हैं जिसने इचिका की हेयर विग पहनी हुई थी और वो कहीं जा रही थी और अपना प्रोटैगनिस्ट भी पीछे पीछे इसको फॉलो कर रहा था। जहाँ पे एक ऐसी क्लासरूम में जाती है जहाँ एक लौता लड़का था और वो उसको प्रपोज कर देता है। वैसे मीको इचिको के आउटफिट में गई थी तो वो बेसिकली इचिको को प्रपोज कर रहा था, मीको को नहीं। मीको ने भी यही सोचा कि वो इतनी स्मार्ट और सुंदर है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई उसको प्रपोज ना करे। वो लड़का चाहता था कि ये उसके साथ कैंप फायर में डांस करे। पहले मीको उसको कहती है कि मैं थोड़ी देर बाद ही जवाब दूंगी, लेकिन वो चाहता था कि अभी के अभी इस बात का यही फैसला हो। इधर अपना प्रोटैगनिस्ट समझ जाता है कि ये पकड़ी गई है, वही वो कॉल करता है उसकी बहनों को। इधर ये लड़का भी समझ चुका था कि ये लड़की वो नहीं है जिसको प्रपोज करना चाहता है। तभी अपना हीरो वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि इचिको तुम यहाँ पर आओ, मुझे एक काम है। तभी ये लड़का अपने प्रोटैगनिस्ट की गर्दन पकड़ लेता है और कहता है कि तू है कौन? हीरो बताता है कि ये इचिको का टीचर है और ये देखते ही देखते उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो चुकी थी। मीको बिल्कुल फाइट नहीं चाहती थी और डर के मारे वो कह देती है कि यही मेरा मेन आशिक है और मैं इसी से प्यार करती हूँ। ये सुन के वो दोनों ही आगे जाने लगते हैं, लेकिन तभी वो लड़का उनको कहता है कि एक मिनट, अगर ऐसी बात है तो तुम दोनों ने हाथ क्यों नहीं पकड़ा? और अब भाई इसको यकीन हो जाता है, जहाँ वो कहता है कि तुम अब इचिको को बिल्कुल परेशान मत करना। इधर वो लोग आगे चले आते हैं जहाँ मीको अपनी वो विग हटा लेती है। इधर फिर तीनों लड़कियां आ जाती हैं और वो फिर अपने फुटारो के साथ शॉपिंग के लिए निकल जाती हैं। ये तीनों ही लड़कियां फिर अपने अपने टेस्ट और प्रेफरेंसेस के बेसिस पर अपने हीरो को अलग अलग आउटफिट ट्राई करवाती रहती है। जहाँ इधर फिर नीनो एक सिंपल और सोबर कपड़े देती है और उसकी पेमेंट भी वो खुद ही करती है, क्योंकि वो चाहती थी कि उधर फुटारो एकदम प्रोफेशनल और अच्छा दिखे। इधर तभी फुटारो अपना फोन चेक करता है जहाँ उसके डैड की काफी सारी मिस कॉल्स आई थी एंड फिर अपना भाई डर के मारे घर की ओर निकलता है और वो ये देखता है कि उसकी बहन की तबीयत खराब पड़ी हुई है और वो वहीं लेट रखी है। आगे उसकी बहन बताती है कि कल आपकी स्कूल ट्रिप है तो मैं चाहती हूँ आप मेरे लिए नई नई कहानियाँ लेकर आए। फुटारो फिर उसको सोने को कहता है और अगले ही दिन हम उसको देखते हैं। आगे इचुकी के टीचर उसको कहते हैं कि तुम्हें टेस्ट ऑफ करेज की तैयारी अब और ज्यादा करनी होगी क्योंकि आज एक एब्सेंट है। इधर फुटारो के डैड भी भागते हुए उसके पास आते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि फुटारो की अब तक बस भी छूट गई होगी और वो स्कूल ट्रिप पे नहीं गया। इधर फिर फुटारो के फादर अपने बेटे को कहते हैं कि बेटा अभी भी वक्त है, तुम कैंपिंग पे जा सकते हो। जहाँ वो कहता है कि नहीं, मेरा मन नहीं है, मैं घर पे बैठकर ही पढ़ाई करूंगा। फिर तभी वो लोग देखते हैं कि फुटारो की बहन खड़ी हो चुकी है
है उसका बुखार चला गया है और वो एकदम फाइन है। ये सब देखकर फुटारो और उसके डैड दोनों को ही काफी रिलैक्स फील होता है कि तभी वहाँ पर इत्सुकी आती है और वो फुटारो का बैग पकड़ कहती है कि तुम्हें अब हमारे साथ चलना होगा। आगे हम लोग देखते हैं कि वो पांचों लड़कियां वहाँ पहुंच चुकी है और उनके साथ उनकी पर्सनल कार भी है, जहाँ ये सभी लड़कियां और अपना फुटारो एक कार में बैठते हैं और वो अपने आने वाले डेस्टिनेशन की ओर निकल पड़े थे। सफर के बाद वो लोग फाइनली अपने होटल पहुंचते हैं। होटल काफी बड़ा था और अपने प्रोटैगनिस्ट को बेहद पसंद आता है। वहीं नीनो बताती है कि होटल सिर्फ 4 लोगों का है और हम सभी को शेयर करना होगा, लेकिन कुछ हो जाए नीनो बिल्कुल भी अपने प्रोटैगनिस्ट के साथ नहीं सोएगी। इधर अपना प्रोटैगनिस्ट अपने बैग से लेटर निकालता है जो उसकी बहन ने उसको दिया था, जहाँ उस लेटर में उसकी बहन ने लिखा था कि भैया मेरे लिए काफी सारी कहानियां लाना और ये लो आपके लिए एक लकी चार्म भी है। इधर ये लेटर सुनते ही अपना फुटारो काफी जोश में आ जाता है। वहीं ये सारी लड़कियां आपस में एक ग्रुप प्लान करके बात करती हैं कि हमें इससे थोड़ा सतर्क रहना होगा, हमें नहीं पता कि रात को कब क्या कर दे। तभी अपना डरावना फेस लेकर वो इत्सुकी के पास आता है और वो थोड़ा घबरा जाती है और उसने इसलिए किया था क्योंकि वो चाहता था कि वो बाकी लड़कियों के साथ कार्ड्स खेले। आगे वो सभी लोग आपस में मिलकर खाना खा रहे होते हैं, जहाँ खाने के दौरान ही अपना प्रोटैगनिस्ट उन सभी को कल का शेड्यूल बताता है। सारा शेड्यूल सुनते ही लड़कियां काफी हैरान थी, उनको यकीन नहीं होता कि अपने प्रोटैगनिस्ट ने शेड्यूल भी याद किया हुआ है। बातों के दौरान ही योत्सुबा सभी को एक बात बताने की कोशिश करती है जिसको अपना हीरो घुमा फिरा के चुप करवा देता है। इधर नीनो बताती है कि हमारे पास तो कैंप फायर पार्टनर ही नहीं है, तो हम लोग वहाँ जाकर क्या करेंगे। इधर इत्सुकी बताती है कि उन सभी के पास एक हॉट स्पा का कूपन पड़ा हुआ है, जहाँ अगले ही सीन में हमें नीनो दिखाई आती है जो कि आराम से स्टीम बात ले रही है, जहाँ सभी लड़कियां बात करती हैं कि शायद फुटारो का बिहेवियर इसलिए बदला है क्योंकि आजकल वो पढ़ाई का कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस ले रहा है। तो अभी उनका टॉपिक बदलता है और वो लोग बात करते हैं कि फुटारो के साइड में कौन सोएगा। हर लड़की कहीं न कहीं डरी हुई थी क्योंकि उनको लगता है कि फुटारो एक शैतानी बच्चा है। तभी जो इनो होती है वो इचिका से कहती है कि तुम फुटारो की दोस्त हो तो तुम उसके साइड में सोओगी। ये बात सुन के इचिका कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, जहाँ तभी योत्सुबा इस बात को सुन के कहती है कि हाँ ये प्लान सही रहेगा। तभी नीनो उससे पूछती है कि क्या तुम उसके साथ सोना चाहोगी, लेकिन तभी उसका मुंह वहीं बंद हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पे मीको खड़ी होती है और वो कहती है कि उसके पास एक जबरदस्त प्लान है, जहाँ उन लड़कियों ने प्लान बनाया था कि वो सारी लड़कियां एक जैसे बाल कर लेंगी, जिससे फुटारो को बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि वो किसके साथ सोया हुआ है। लेकिन जैसे ही अंदर जाती हैं वो देखती हैं कि फुटारो अब तक सो चुका है। इधर हम अगले ही सीन में देखते हैं कि सुबह हो चुकी है और इचिका को रियलाइज होता है कि फुटारो के बगल में ही सोई थी। आसपास जितनी लड़कियां हैं वो भी बिस्तर के इर्द गिर्द ही सो रखी हैं। इधर तभी इत्सुकी ये सब देख लेती है कि इचिका अपने फुटारो के कितने करीब हो रखी है। ये सब देखते ही वो दरवाजा बंद करती है, जहाँ तभी इन लोगों के टीचर भी वहाँ आ जाते हैं। आगे इत्सुका फिर अपने सारे टीचर्स को संभाल लेती है। कुछ वक्त बाद ही हमें दिखाया आता है कि ये लोग बस से कहीं और जा रहे हैं, जहाँ अपना फुटारो इत्सुकी से पूछता है कि तुम इतनी चुप क्यों हो रखी हो। तो देखो वो इसलिए शांत हो रखी है क्योंकि उसने बस झलक देखी थी, उसको बिल्कुल नहीं पता कि फुटारो के पास इचिका सो रखी थी। इधर इचिका अपनी उसी बारे में सोचती है जहाँ कैमरामैन ने उसको कहा था कि तुम्हें कुछ फोटोशूट्स के लिए अपनी पढ़ाई छोड़नी होगी। आगे लड़कियां रेडी थी कि वो अपने अपने उसमें किसको कैंप फायर पार्टनर बनाएंगी। वहीं योत्सुबा ने सोचा हुआ था कि अपने फुटारो को ही अपना कैंप फायर पार्टनर बनाएगी। आगे वहाँ पहुंचकर ही सभी लड़कियां अपना अपना काम संभालती हैं। वहीं हमें दिखाया जाता है कि लड़के और लड़कियों के बीच में बहस हो चुकी है, लेकिन तभी वहाँ पर नीनो आती है और उनको कहती है कि वो चावल खुद पका लेगी। इधर हम अपने फुटारो को देखते हैं जो कि चावल पकने का इंतजार करता है और यहाँ पर वही इचिका का दोस्त आता है जिसने उसको प्रपोज किया था और वो आकर फुटारो से गर्लफ्रेंड कैसे पटाए उसकी टिप्स लेना चाहता था। लेकिन अपना फुटारो बार बार उसको इग्नोर करता है क्योंकि उसको इन चीजों में कोई शौक नहीं है। तभी वहाँ पर योत्सुबा आती है और वो फुटारो को कहती है कि आज तुम टेस्ट ऑफ करेज के लिए तैयार हो। इधर ये लड़का भी हैरान था, जहाँ अपना फुटारो बताता है कि हाँ आज के लिए रेडी रहना क्योंकि मैं तुम्हें बहुत डराऊंगा। इधर रात के वक्त हमें दिखाया जाता है कि फुटारो ने भाई मास्क पहन लिया है और अब वो रेडी है सबको डराने को। ये लड़का यहीं पे सोचता है कि उस लड़के ने मुझे बोला तो था लेकिन अब तक वो नहीं आया है। उसके साथ एक लड़की होती है, वो यही सोचती है कि इसकी शक्ल इतनी डरावनी है, इसको कौन ही डराएगा। लेकिन अचानक से फुटारो और योत्सुबा दोनों के सामने आते हैं और उनको देख कर ही वो वहाँ से भागने लगते हैं। आगे योत्सुबा यही सोचती है कि फुटारो को कितना मजा आ रहा है सब करने में। वेल आगे वो दोनों ही मिलकर दो लड़कियों को डराते हैं और वो और कोई नहीं मीको और इचिकी थी। और इधर मीको कुछ अलग ही तरह से बिहेव करती है, जहाँ पर उन दोनों के पास दो रास्ते आते हैं। एक नॉर्मल रास्ता था और एक रास्ता खाई की ओर जाता है। फुटारो उनको मना भी करता है कि खाई की ओर आज मत जाना, किसी और दिन जाना, लेकिन वो लोग उसकी बात ना मानते हुए अपने रास्ते पे निकल पड़ते हैं। इधर फिर हमें इत्सुकी और नीनो दिखती हैं और यहीं अपनी
इत्सुकी उसी बारे में सोचती है कि फुटारो के साथ सोया कौन था। वो दोनों यही बात कर रहे थे, लेकिन तभी अपना फुटारो उनके सामने आकर उनको डरा देता है। ये देखते ही दोनों लड़कियां घबरा जाती हैं और वो लोग वहाँ से भाग जाती हैं। इधर फुटारो और योत्सुबा परेशान थे कि कहीं ये दोनों खाई के रास्ते तो नहीं चले गए। वहीं इचकी मीको से पूछती है कि तुम इतनी जल्दी बाहर क्यों आ गई। मीको बताती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम सच्चाई से बताना कि तुम अपने फुटारो के लिए कुछ महसूस करती हो। इधर बेचारी नीनो जंगल में खो चुकी थी और उसको चोट भी लग जाती है। वो काफी डरी सी थी, लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़का आता है। ये लड़का वही गोल्डन बालों वाला था, जिसे देखकर अपनी नीनो को यही लगता है कि ये तो वही लड़का है और ये यहाँ पे इतनी जल्दी आ गया। और ये लड़का दोस्तों अपना फुटारो ही है जो कि इसकी हेल्प करने आया है। और नीनो को उठाते वक्त गलती से फुटारो के हाथों से नीनो की स्कर्ट फट जाती है और क्लियरली पता चल रहा था कि उसको समझ नहीं आया कि अपना फुटारो ही है। जहाँ वो उससे कहती है कि इस कैंप से अलग अलग जगह से बच्चे आए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि तुम अपना नाम मुझे बता दो। फुटारो को समझ नहीं आता तो वो अपना नाम उसको केंटारो बता देता है। इधर यहाँ पे अपनी नीनो उस नाम को लिखती है। वहीं फुटारो समझ चुका था कि ये शायद उस फोटो वाले लड़के को याद कर रही है और ये सब इस विक के कारण हो रहा है। और फुटारो को ये भी पता था कि अगर वो इस विक को हटा देगा तो नीनो को बुरा लगेगा, तो वो नीनो को प्यार से सही डायरेक्शन वहाँ बता देता है। इधर नीनो उसको बताती है कि उसकी एक बहन है, वो भी जंगल में खो चुकी है। और इधर हम योत्सुबा को देखते हैं जो कि लोगों को डरा रही थी और इंतजार कर रही थी फुटारो का कि वो कब आएगा। इधर फुटारो और नीनो ये दोनों ही निकल पड़े थे इत्सुकी को ढूंढने के लिए। जहाँ फुटारो यही सोचता है कि वो नीनो को हकीकत कैसे बताएगा और अगर उसने बता दी तो बेचारी का क्या रिएक्शन होगा। तो वो चुपचाप रहता है और उसको यही झूठ बोलता है कि उसको शराब पीना बहुत पसंद है, जिसे सुनकर ये काफी ज्यादा अट्रैक्टिव फील करती है और कहती है कि उसको ऐसे लोग बहुत पसंद है। फिर वो जानबूझ के झूठी एक्टिंग करता है कि वो तारों को देख के डायरेक्शन चेक कर रहा है। ये सुन के नीनो एक और झूठ कहती है और वो कहती है कि उसको इंटेलेक्चुअल लोग बहुत पसंद है। तो अभी नीनो देखती है कि उसके सर पे चोट लगी हुई है, जहाँ वो उसको अपनी कलरफुल बैंडेज लगा देती है। लेकिन तभी वहाँ पर उन दोनों को जंगली जानवरों की आवाज आती है। आवाज सुनते ही अपना फुटारो फिर डर के मारे आगे भागने लगता है और जिसे देखकर फिर अपनी नीनो भी उसी ओर भागने लगती है। लेकिन उसका डायरेक्शन बदल जाता है, जहाँ फुटारो उसको कहता है कि तुम उधर मत जाओ और हमें दिखाया जाता है कि अपनी नीनो खाई के बहुत ही करीब पहुंच चुकी है। लेकिन तभी वहाँ अपना फुटारो आकर उसको पकड़ लेता है, जिस वजह से अपना फुटारो खुद खाएगी और गिरने वाला था, लेकिन उसकी बहन का दिया हुआ लकी चार्म से वो बच जाता है, जिस कारण वो नीनो के ऊपर गिरने वाला था। नीनो काफी शर्मा जाती है। इधर अपना फुटारो इस लकी बैंड को नीनो को देकर कहता है कि ये बहुत लकी है, इसको तुम रख लो। और ये सब होते ही नीनो खड़ी होती है और उसके सामने झुककर उससे रिक्वेस्ट करती है कि आज उसके साथ उसका डांस पार्टनर बन जाए। फुटारो को कुछ समझ नहीं आता तो वो हालातों को देखकर उसको हाँ बोल देता है और तभी वहाँ पे इत्सुकी भी आ जाती है। आगे इत्सुकी को देखते ही नीनो भागते हुए उससे गले मिलती है और इत्सुकी उससे पूछती है कि तुम अकेले यहाँ पर क्या कर रही हो। वो बताती है कि वो अकेले नहीं है, उसके साथ एक और इंसान है। और तभी वो देखती है कि फुटारो वहाँ से चला गया है, लेकिन उसका लकी चार्म आज भी उसके पास है। इधर हम मीको और इचिका को देखते हैं, जहाँ मीको इचिका को कहती है कि इस बार फुटारो का फेस अलग लग रहा था। जहाँ मीको चाहती थी कि इचिका फुटारो के साथ डांस ना करके मीको के साथ करे। इधर फुटारो नीनो को देखता है। नीनो बहुत ही खुश थी और फुटारो उससे पूछता है कि तुम इतनी खुश क्यों हो। वो उसको कुछ बताती नहीं है, लेकिन फुटारो मन ही मन यही सोचता है कि वो नीनो और इचिका के साथ एक साथ कैसे डांस कर सकता है। इधर तभी अपना फुटारो मीको से पूछता है नीनो के बारे में, जहाँ वो उसको इग्नोर करके चली जाती है। पीछे से इत्सुकी अपने प्रोटैगनिस्ट को कहती है कि हम सभी लोग तुमसे इतनी ही नफरत करते हैं। इधर फिर हम फुटारो और योत्सुबा को देखते हैं, जिनका काम था कि वो लकड़ी के ब्लॉक्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करें। काफी सारे लोग भी ये कर रहे थे, तो फुटारो एक उठाने का ट्राई करता है, लेकिन उसके पास उतनी ताकत नहीं थी। चाहे योत्सुबा और फुटारो मिलकर ही उस वुडन रोलर को दूसरी जगह भेजते हैं। इसी दौरान योत्सुबा फुटारो पे गुस्सा होती है और कहती है कि तुम कहाँ चले गए थे, पूरे टेस्ट के दौरान ही मुझे ही सबको डराना पड़ा था। ये सुनते ही फुटारो सोचता है कि ये सारी लड़कियां मुझसे बात नहीं कर रही हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरी नौकरी खतरे में आ सकती है। इधर योत्सुबा काफी एनर्जेटिक थी, लेकिन फुटारो की तो हालत वैसी खराब हो चुकी थी। तभी इचिका आती है फुटारो की हेल्प करते हुए, जहाँ फुटारो उससे अलग ही तौर पे बात कर रहा था। जहाँ वो उसको कहती है लेकिन तुम तो फुटारो हो और तुम बस पढ़ाई के ऊपर ही बात करते हो। फुटारो की शक्ल बन जाती है, जिसे देखकर इचिका अपनी सारी बहनों की आवाज में उससे पूछने लगती है। इधर फुटारो फिर इचिका से पूछता है कि उसको इन सभी से कैसे बात करना चाहिए। इचिका बताती है कि अगर तुम नीनो से बात कर रहे हो तो तुम फुल पावर के साथ बात करो, और अगर तुम इत्सुकी से बात कर रहे हो तो अच्छे वर्ड्स के साथ उससे बात करो। इधर अपना प्रोटैगनिस्ट फिर उसी लड़के को सोचता है और तब वो इचिका से कहता है कि शायद हमें एक साथ डांस नहीं करना चाहिए। ये सुनते ही बेचारी की आंख से आंसू आने लगते हैं और अपना फुटारो घबरा जाता है। और तभी वहाँ पे दो लड़कियां आ रही होती हैं ताकि उस वुडन रोलर को ले पाएं। और
तभी अपना फुटारो अपनी इचिका को उस जैकेट से छुपा लेता है और तभी फुटारो उसको कहता है कि मैंने जो भी कुछ कहा उसके लिए मुझे माफ करना। वहीं पे इधर दोस्तों ये दो लड़कियां जो आई थी ये वहाँ का दरवाजा बंद करके चली आती हैं। इधर वो दोनों ही समझ चुके थे कि बाहर से उनको लॉक कर दिया गया है और अब वो दोनों यही सोचते हैं कि अगर उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश करी तो यहाँ पे अलार्म बज जाएगा, जिस वजह से यहाँ पे जितने लोग हैं उन सभी को वापस घर भेज दिया जाएगा। तो इसी कारण इचिका फुटारो के ऊपर चढ़ती है ताकि वो अलार्म को बंद कर सके, लेकिन अफसोस वो इतनी भारी थी कि वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। आगे हम देखते हैं कि फुटारो वहाँ पे लकड़ी से आग जलाने की कोशिश कर रहा है। वहीं इचिकी चाहती थी कि फुटारो उससे थोड़ा बातें करे। इधर ये सारी लड़कियां बात करती हैं कि फुटारो गया तो कहाँ गया। इन लोगों के माइंड में फिर ये भी आता है कि इचिकी भी यहाँ पे नहीं है, जरूर ये दोनों साथ में ही होंगे। तभी इचिकी की नजर उस चाबी पे जाती है और वो उससे पूछती है ये चाबी कहाँ की है। इधर इचिकी अपनी बहनों के बारे में बताती है और वो सोचती है कि मेरी आंख से आंसू आए, इसने कुछ बोला नहीं। आगे फुटारो को बताती है कि शायद वो अब स्कूल छोड़ देगी। वो कहती है कि मेरे को काफी सारे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, जिस वजह से मुझ जैसी एक्टिंग गर्ल को जिंदगी के एक मोड़ में कभी ना कभी स्कूल को एक ब्रेक देना पड़ता है। इधर फुटारो यही सोचता है कि अगर इसने स्कूल छोड़ दिया तो इसकी फीस का क्या होगा, लेकिन फिर फुटारो उसको कहता है कि अच्छा तुमने यही ऑप्शन चुन लिया क्योंकि पढ़ाई में तुम उतनी खास नहीं हो, तो जिसमें तुम अपना बेस्ट दे सकती हो उसमें तो आगे बढ़ो। और ये कहकर अपना भाई आग भी जला देता है। इधर इत्सुकी और मीको ये दोनों ही मिलकर इन दोनों को ढूंढ रहे होते हैं। वहीं इचिका अपने प्रोटैगनिस्ट को कहती है कि यहाँ पर भी देखो कैंप फायर हो रहा है, तुम लोग यहाँ पे भी डांस कर सकते हैं। इधर अपना हीरो उसको स्टोरी के बारे में बताता है और फिर वो उससे पूछती है कि मीको को इस बारे में पता है। प्रोटैगनिस्ट के हाँ बोलते ही वो समझ जाती है और फिर वो कहती है कि हमें एक साथ डांस नहीं करना चाहिए। ये बोलती जैसे आगे जाती है तो उसका पैर फिसलता है, जिस वजह से वो गिरने वाली थी। जहाँ अपने फुटारो ने इचिका को पकड़ लिया था और ये एकदम पर रोमांटिक मोमेंट हो चुका था और इसको समझ नहीं आता कि इसको क्या करना चाहिए। वहीं इधर दोस्तों अलार्म भी बज चुका था क्योंकि उस वुडन रॉक के कारण दरवाजा टूट जाता है। इधर दोनों ही सोचते हैं कि इनको अलार्म बंद करना होगा, लेकिन तभी वहाँ पर मीको और इत्सुकी आ जाते हैं और वो दोनों ही इन दोनों को इस हालत में देख लेते हैं। इधर फुटारो यही सोचता है कि इसके साथ ही चीजें कैसी हो गई। जहाँ उसको याद आता है कि इन सभी लोगों ने मिलकर अपने टीचर को इस बारे में बता दिया था। इधर हम इचिका को देखते हैं जिसको बुखार आ चुका था और वो वहीं लेटी हुई थी। जहाँ तभी इचिका इत्सुकी को कहती है कि तुम बाहर जाकर स्कीइंग कर लो। साथ ही साथ उसको कहती है कि शायद तुमने फुटारो को समझने में देरी करी है, तो एक बार उससे बात करके देखो। इधर योत्सुबा भी फुटारो को उठाती है और वो चाहती थी कि ये दोनों मिलकर अब स्कीइंग करें। इधर फुटारो योत्सुबा से कल की बात पूछता है, लेकिन उसको इस बारे में कुछ नहीं पता था। इधर फुटारो मीको से भी मिलता है, जहाँ तभी उसको एक अननोन लड़की दिखती है। जहाँ उसको पता चलता है कि वो तो इचिका है और बुखार में भी वो यहाँ पे स्कीइंग करने आई है। इधर हमें पता चलता है कि इचिकी खुद ही अकेले में स्कीइंग करना चाहती थी। तो फुटारो सोचता है कि मीको से बात करेगा और मीको के पीछे जाता है। मीको इतना तेजी में आगे बढ़ चुकी थी कि फुटारो और आगे नहीं जा पाता। जहाँ इचिकी फुटारो के पास आती है और उससे पूछती है कि तुमने कल के बारे में लोगों को बताया। फुटारो ने नहीं बताया था उसके बारे में, जिस कारण अपने फुटारो का थोड़ा डिसबैलेंस भी होता है और वो डायरेक्ट जाकर पेड़ के पास ही टकरा जाता है। लोग उसको उठाते हैं और पूछते हैं कि क्या वो ठीक है, लेकिन तभी वहाँ पर नीनो आती है और उसको वही कलरफुल बैंडेज दिखता है जो कि उसने उस रात फुटारो को लगाया था। जहाँ फिर वो पूछती है कि क्या तुम केंतारो हो क्या। फुटारो सुनते ही घबराते हुए वहाँ से भागने लगता है और उसका पीछा नीनो करती है। ये सब देख कर फिर योत्सुबा भी अपने प्रोटैगनिस्ट के पीछे पड़ जाती है और अब फुटारो को समझ नहीं आता कि वो किस किस को रोके। जहाँ तब ये भागते हुए एक रूम के अंदर चला जाता है और जैसे ये दोनों रूम के पास आती हैं, इनको फिर वहाँ पे फुटारो दिखाई नहीं देता। जहाँ हमें बताया जाता है कि फुटारो मीको के ढूंढे हुए इग्नू के अंदर छुपा है। इधर फुटारो सोचता है कि योत्सुबा इतनी एथलेटिक क्यों है। वो बताती है कि ऐसी बात नहीं है, हम सारी लड़कियां एक जैसी ही हैं। फुटारो कहता है कि नहीं, तुम लड़कियां एक दूसरे से काफी अलग हो। योत्सुबा ने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी होगी तभी उसमें इतना स्टेमिना है। आगे फुटारो बताता है कि तुम लोग भले ही अलग हो, लेकिन तुम सभी के अंदर सेम क्वालिटीज हैं और तुम सभी का काम होना चाहिए कि तुम सभी लोग एक दूसरे की हेल्प करो और दूसरे को रिस्पेक्ट करो। इधर जब तक वो ये बात कह रहा था, मीको सारी बातों का फ्लैशबैक कर दी है और उसके बाद मौका मिलती अपना फुटारो वहां से चला जाता है। उसके जाते ही अपनी मीको इत्सुकी को कॉल मिलाती है। वहीं इधर योत्सुबा और नीनो अपने प्रोटैगनिस्ट को ढूंढ रहे हैं और तभी इत्सुकी मीको का कॉल उठाती है, जहाँ वो बताती है कि उसको कुछ जरूरी बात करनी है। इधर मीको इत्सुकी को कहती है कि हम दोनों मिलकर फुटारो के साथ डांस कर सकते हैं, लेकिन इत्सुकी को ये बात सुनाई नहीं देती और तभी वहाँ पर फुटारो भी उनकी बातें सुन लेता है और फुटारो उससे मजे लेता है। तभी इत्सुकी कहती है कि तुम लोग यहाँ पर आकर मुझसे मिल सकते हो। मीको और प्रोटैगनिस्ट ये दोनों ही फिर आगे जाते हैं, लेकिन काफी वक्त गुजारने के बाद भी उनको इत्सुकी नहीं मिलती और वही इधर अपने प्रोटैगनिस्ट की तबीयत बेहद खराब हो रही थी क्योंकि उसको जुकाम पड़ गया था। इधर योत्सुबा भी भाग कर आती है, जिस वजह से योत्सुबा और मीको नीचे गिर जाते हैं और उनके
साथ साथ बाकी लड़कियां भी आ जाती हैं। वेल उन सभी लड़कियों को यही कहना था कि उन्होंने हर जगह ढूंढा और उनको इत्सुकी कहीं नहीं मिली। ये सब सुन के फुतारो और बाकी लोगों को यही लगता है कि इत्सुकी अपना रास्ता भूल चुकी है और अब वो लोग यही सोचते हैं कि उनको कैंप में हर किसी को वो बात बतानी होगी। लेकिन तभी फुतारो सोचता है, उसको याद आ जाता है कि उसने इत्सुकी को कहीं ना कहीं देखा है, तो वो चाहता था कि बाकी लड़कियां उस पर भरोसा करे और इचिका उसके साथ चले। आगे हम इचिका और फुतारो इन दोनों को स्कीइंग एलिवेटर के ऊपर देखते हैं। इधर वो दोनों ही ऊपर से इत्सुकी को ढूंढ रहे होते हैं, जहाँ तभी फुतारो उसका मास्क और चश्मा निकालता है और उसको पता चलता है कि ये तो इत्सुकी है। फुतारो उसको बताता है कि जब वो गिर रहा था तो इत्सुकी ने उसको पहले नाम से बुलाया था, लेकिन इचिका हमेशा उसको उसके पीछे वाले नाम से बुलाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि इचिका ने इत्सुकी को कहा था कि तुम्हें फुतारो को थोड़ा वक्त देना होगा। फुतारो काफी अलग किस्म का है, वो हमारे फादर जैसा बिल्कुल नहीं है। ये बात सुन के ये इत्सुकी यही सोचती है कि तभी अपना फुतारो अपना सर उसके कंधे पे रखता है। वो थोड़ा शर्माती है, लेकिन तभी वो देखती है कि फुतारो की तो तबीयत खराब हो रखी है, जिस कारण वो वहीं पे बेहोश हो गया। इधर तभी इत्सुकी अपने टीचर को फुतारो को दे देती है। तभी फुतारो नीनो को कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि कैंप फायर के सामने हर कोई अपना अपना पार्टनर ढूंढ रहा है। जहाँ तभी नीनो की दोस्त उससे पूछती है कि तुम्हारा तो कोई पार्टनर आने वाला था ना, वो कहाँ पर है। जहाँ हमें फुतारो और उसकी कन्वर्सेशन दिखाई जाती है, जहाँ फुतारो उसको कहता है कि नीनो केंटारो भी तुमसे डांस करना चाहता था, लेकिन किसी कारण वो यहाँ पर नहीं आया है। और उसकी बात मान नीनो वहाँ से चली जाती है। इधर मीको इचिका के लिए ड्रिंक लाती है और वो खुश थी कि अब उसकी तबीयत ठीक हो रही है। इधर वो लोग बात करते हैं कि फुतारो ट्रिप के वक्त से ही काफी अजीब बिहेव कर रहा था। इधर मीको अपने दिल की बात कन्फेस कर देती है कि भले ही फुतारो के लिए सारी लड़कियां बराबर हैं, लेकिन मीको के दिल के अंदर फुतारो के लिए एक अलग जगह है। इधर इत्सुकी यही सोचती है कि उसके कारण फुतारो को जुकाम लग गया। फिर तभी वो योत्सुबा को देखती है। योत्सुबा के हाथ में वही कैंप डायरी थी जो कि फुतारो की बहन ने उसको दी थी। जहाँ इन दोनों ही लड़कियां बहुत उदास होती हैं। इन लोगों को लगता है कि इनके चक्कर में अपना फुतारो अपनी जर्नी एंजॉय नहीं कर पाया, लेकिन चलो थोड़ा बहुत ही सही उसने कुछ न कुछ अपनी बहन के लिए लिखा हुआ है। जहाँ फिर योत्सुबा भागते फुतारो के पास ही चली आती है। आगे फिर इचिकी चुपके से फुतारो के कमरे में जाती है और जाते ही जैसी वो लाइट ऑन करती है, वो देखती है कि उसके साथ उसकी सारी बहनें मौजूद हैं। और यहाँ पे दोस्तों हमें पता चलता है कि उन सभी को फुतारो की कितनी परवाह है। आगे फिर इचिकी फुतारो का हाथ पकड़ती है और उसके हाथ पकड़ने के कुछ वक्त बाद ही कैंप का गाना खत्म हो जाता है। इधर फिर हमें फ्यूचर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे फुतारो की बहन को फुतारो का कॉल आता है, जहाँ फुतारो अपनी वेडिंग के दिन ही अपनी वेडिंग रिंग खो बैठा, जिस कारण फुतारो की बहन उस जगह चली जाती है। जाकर देखती है कि फुतारो अपनी वेडिंग के दिन ही सो रखा है और उसके हाथ में वही लकी चार्म है जो कि नीनो ने उसको दिया था। इधर हम देखते हैं कि ये लड़का और वो लड़की भी यहाँ मौजूद है और हाँ, इन दोनों की शादी हो चुकी है और ये लड़की प्रेग्नेंट भी है। और इधर अपना फुतारो भी अपनी ब्राइड को अंगूठी पहनाने वाला होता है, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि इन पांचों लड़कियों ने फुतारो की एक एक उंगली पकड़ी हुई है, जिस वजह से फुतारो की नींद खुल जाती है। इधर फिर फुतारो उठता है और इन सभी पे चिल्लाते हुए उनको कहता है कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। इधर फुतारो अपनी फ्यूचर वाइफ को कह रहा होता है कि तुमने अब तक मेरे साथ जो पल बिताया उसके लिए तुम्हारा थैंक यू। वेल दोस्तों, इधर हमें दिखाया जाता है कि फुतारो की तबीयत ठीक हो चुकी है और अब वो लोग अपने अपने घर जाने वाले हैं। और जाने से पहले आखिरी बार फुतारो उन सभी को कहता है कि इस बार मैं तुम पे कोई मर्सी नहीं दिखाऊंगा और तुम लोग को अब ग्रेजुएशन करनी ही होगी। एंड दोस्तों, इसी के साथ इसका सीजन 1 यहीं पे खत्म हो जाता है। वैसे इसकी ब्राइड को देख के मुझे इचिकी की याद आई। तुम कमेंट्स में बताना कि ये ब्राइड कौन हो सकती है। बाकी इसके बारे में और सीजन 2 में पता चलेगा। इसका सीजन 2 आ चुका है, तो अगर आप चाहते हो कि मैं इसका सीजन 2 अपलोड करूं, तो अगर आप इस वीडियो में 50,000 से ज्यादा व्यूज क्रॉस करवा देते हो तो मैं इसका सीजन 2 भी आपके लिए जरूर लाऊंगा। बाकी अगर तुमने यहाँ तक देख लिया है तो कमेंट करो कि हाँ भाई, मुझ पे भरोसा कर, मैंने वीडियो यहाँ तक देख ली है, क्योंकि तुम्हारे कमेंट मुझे काफी ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, हाँ इस वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।